हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेशन में देखा था, जो सेशन 7 था, ये है सेशन 8। तो उसमें हमने पीआईक्यूज कुछ डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम जो पीआईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो है 2022 का। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको जो भी पीआईक्यूज के सेशन है ना, आप उसको देखो, आप उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और सेशन 7 तक का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो अगर कोई चीज़ें। और ठीक है, तो चलते हैं आगे और डिस्कशन हम डिटेल कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर ये है और फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, मतलब बता भी रहे हैं कि क्यों है, सो दैट कि वो आपको हेल्प करेगा आगे के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रेडिएशन लॉस एंड थर्मोडाइनमिक्स पे, कि गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड इमिटर्स की। ओके, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स लॉ। फिजिक्स कौन से फिजिक्स लॉ को रेफर करता है स्टेटमेंट, कि जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे सब वो कोई चीज़ है, अगर वो हीट को अच्छे से ऑब्जर्व करती है तो हीट को अच्छे से इमिट भी करती होगी। तो ये कौन से लॉज पे है? ठीक है, स्टेफन लॉ है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, प्लैंक्स लॉ है, किर्चॉफ्स लॉ है, तो कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है किर्चॉफ्स लॉ। ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ जो है वो बात करता है थर्मल रेडिएशन स्टेट्स, ठीक है, एट थर्मल इक्विलिब्रियम में। मतलब उसे कहना होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर वो मतलब जितना ऑब्जर्व करती है उतना ही वो क्या बोलते हैं, इमिट भी करती है। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर है, गिवन कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसमें फंडामेंटल चीज़ की जो बात की गई है कि जो मटेरियल है वो इफिशिएंटली कैप्चर कर सकता है इनकमिंग रेडिएशन को एक डिस्टिंक्ट वेवलेंथ पे। ठीक है, और उसके बाद उसको रिलीज बैक कर सकता है, ताकि जो अपना स्टेट है, जैसी कोई एनर्जी आएगा तो इंटरनल मॉलिक्यूल्स तो डिस्टर्ब होंगे ना, एनर्जी आया, ठीक है, तो फिर से उसको रिलीज बैक कर देता है ताकि अपने स्टेट को, अपने बैलेंस को वो बना सके। ठीक है, और ये इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो भी इसी तरह काम करता है कि उसमें शॉर्ट वेव रेडिएशन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा एक्टिविटीज़ होना होता है, अर्थ पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ड्रिवन, मतलब आप समझो कि सन के रेज से ही अपना फोटोसिंथेसिस होता है। शॉर्ट वेव जो रेडिएशन आ रहा है, सोलर रेडिएशन, उन्हीं के क्या बोलते हैं आने से सारी चीज़, समुद्र की जो भी सी के ओशंस के जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जो हम सुनते हैं ना कि जो ओशन में ओशन करेंट्स होती है, सब कुछ उसी से गवर्न होता है। ठीक है, जो प्लानिटरी ग्रीन हाउस फिनोमेना है से लेके सब कुछ। ठीक है, और दूसरा जो ऑप्शन था क्या था, एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो वो डिक्टेट करता है टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ ऑफ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एनर्जी क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, लेकिन ये वो नहीं बताता, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और टू इमिशन का रेशियो को। विन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो ये तो भाई बताता है कि सन जो इमिट करता है, कि जो विजुअल या यूवी रेज इमिट करता है, ठीक है, और कूलर जो अर्थ इमिट करता है लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये पीक वेवलेंथ ऑफ पीक रेडिएशन इमिशन का वो जानने को हमको मिलता है। ठीक है, फिर है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है क्या, तो ये डिटरमाइन करता है प्रिसाइज स्पेक्ट्रल प्रोफाइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये क्या कहता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ और जितना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, उनके ऑब्जर्वेशन को सिंगुलर यूनिफाइड क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अपना करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लोकल जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है उसकी बात की गई है। ठीक है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में जो मल्टी इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, तो किर्चॉफ लॉ जो है स्ट्रिक्टली होल्ड्स ट्रू अंडर ओनली कंडीशन ऑफ लोकल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और दूसरा है एक बात की गई है एटमॉस्फेरिक विंडो एंड एमिसिविटी मैपिंग का, कि जो एटमॉस्फेरिक विंडो है कि भाई जैसे कि जो हमारा सोलर इनकमिंग रेडिएशन है जो, या फिर सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट का है, ठीक है, या सोलर इनकमिंग रेडिएशन है, तो एक खास वेवलेंथ पे आता है। ठीक है, और एक खास वेवलेंथ पे जाता है, जैसे कि शॉर्ट वेव पे आता है, ठीक है, और जाता है लॉन्ग वेव पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो शॉर्ट वेव के लिए, जिस शॉर्ट वेव के लिए जो रीजन है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो
जैसे कि बहुत ही एक स्मॉल विंडो क्रिएट करता है, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसको आने के लिए और फिर सिमिलरली लॉन्ग वेव रेडिएशन को जाने के लिए। तो एक बेसिक सा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किरचॉफ लॉ जो है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाता है। उसके बाद ये कुछ है जैसे कि एमिसिविटी वैल्यूज़ जो है जैसे कि एक कहा जाता है एक जो परफेक्ट वैल्यू ब्लैक बॉडी होता है उसकी एमिसिविटी होती है 1.0, ठीक है। लेकिन असल में ऐसा सिर्फ थियोरेटिकल है, रियल वर्ल्ड में मोस्टली ग्रे बॉडीज होती है जैसे 95-97% तक वो रेडिएट कर पाती है, नहीं कुछ ना कुछ वो रख लेती हैं, ठीक है, ओके। तो ग्रे बॉडीज मतलब हो गया कि हैव फ्रिक्शनल एमिसिविटी वैल्यूज मीनिंग दे ऑब्जर्व एंड इमिट ए स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ थियोरेटिकल मैक्सिमम्स। फिर इसका यूज़ कहाँ होता है, क्लाइमेटिक मॉडलिंग में भी यूज़ करते हैं कि जो अर्थ हमारा शॉर्ट वेव को ऑब्जर्व करता है सोलर रेडिएशन को, और लॉन्ग वेव में इंफ्रारेड को, ठीक है, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड में इमिट करता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सिलेक्टिव ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, वो इंफ्रारेड को स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब वो फिर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ से इनकमिंग अपना सन का आया, फिर जाना है ना वापस, तो शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव में जाना है, तो कई सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं वो इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर से वापस नीचे की तरफ रेडिएट करते हैं। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो चीज़ जाना चाहिए हीट वो बाहर की तरफ नहीं गया, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा और आ गया, तो क्या होगा ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर है या फिर सब इसी रीजन में आता है, इसी रीजन का टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो एक समस्या हो जाती है, ठीक है। फिर है रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग में भी जैसे कि सैटेलाइट डिटरमाइन करते हैं कि सरफेस टेम्परेचर बाय मेजरिंग इमिटेड इन्फ्रा रेडिएशन को जो जा रहा है लॉन्ग वेव उसको हिसाब से वो मेजर करते हैं और पता चलता है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर ही है। जो भी हम सैटेलाइट मैप देखते हैं ना टेम्परेचर वाली कि अरे इतना हीट, जैसे कि आजकल एक फ़ोटो चल रही थी ऑनलाइन मीडिया में, ठीक है, कि जो इंडिया का रीजन है उसको काफ़ी रेड में दिखा रहा था एकदम, ठीक है, और बाकी रीजन को थोड़े थोड़े कम, तो रेड मतलब बहुत ज़्यादा हीट, तो कैसे वो इसी आधार पर निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी इसी प्रिंसिपल को करते हैं। फिर मैथमेटिकल रेशियो के लिए भी यूज़ होता है। ये सब इसके यूज सिग्निफिकेंस और यूज़ थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एटमॉस्फेरिक फिजिक्स और मॉइस्चर से। तो ए सैम्पल ऑफ एयर हैज ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, RH 60% का है, ठीक है। इफ़ सैचुरेटेड, ठीक है, वाटर वेपर प्रेशर इज 2260 पास्कल, कैलकुलेट द एक्चुअल वेपर प्रोसेस एट ऑफ द एयर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें एक्चुअल क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना कि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ठीक है, तो ये इक्वल्स टू हमारा हो गया E/, ठीक है, yes सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100, तो इससे हमारा RH आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो इसको हम रखें सब कुछ पुट करें फॉर्मूला में, तो 60 हो जाएगा इक्वल्स टू 60% है ना, ई तो हमको निकालना ही है, ये हमारा 2260 है इंटू 100 है, तो अगर इसको ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 100 है ना, डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 60 इंटू 22, हाँ 2260 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो 0.6 हो जाएगा ना, यस, और इंटू 2260, तो इसको सॉल्व करने पे लगभग आ जाएगा 0.6 टाइम इसका करना है ना 3356 पास्कल, ठीक है। तो ये सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो नॉर्मल फार्मूला है उसमें हम करेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा D 1356 पास्कल, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी फार्मूला है उसके थ्रू है, ठीक है। एक होता है हमारा अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। तो हमारा D आ गया, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के जो फॉर्मूला में सिंपल से बहुत आसान था, अब वैल्यूज रखो सॉल्व करो आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव का, ठीक है, RH इक्वल टू जो हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर है डिवाइडेड बाई, ठीक, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100, तो इसमें वैल्यू रखे हम तो आ गया, ठीक, ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और आइसोलेट एक्चुअल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपना इसमें आ गया सेम, इसी फार्मूला से डिराइव्ड है, तो उसी में हम वैल्यू रखा और हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो बाकी था, तो ये इनकरेक्ट थे। उसके बाद है, ठीक है, कि जो इक्वेशन होता है, ठीक है, तो वो स्टैटिक नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये मतलब दे दिया हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतना वो जाएंगे पूछने के लिए,
और वेपर प्रेशर डेफिसिट ये भी नहीं पूछेंगे, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो उसका एक देख लेते हैं कि जो मॉइस्चर का है क्या क्या है। तो वो जो अभी हम पढ़ रहे थे ना क्लॉसियस क्लैपेरॉन रिलेशंस का, कि सैचुरेशन वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। मतलब कि फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन ठीक है टेम्परेचर में अगर डिग्री हो जाता है तो एटमोसफेयर कैन होल्ड रफली 7% मोर। ठीक है, तो वही बात है, ये जो सिंपल ये दिखाया गया, जैसे टेम्परेचर T5 है ना सबसे ज़्यादा है, ठीक है टेम्परेचर, तो उस पर क्या है हमारा ज़्यादा वेपर रह सकता है। फिर है ड्यू पॉइंट डायनेमिक्स का, कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है फ्लैक्चुएट करता है, तो करेगा ही डेली टेम्परेचर जैसे शिफ्ट होगा उस हिसाब से। तो ड्यू पॉइंट इज ए स्टेबल एब्सोल्यूट मेजर ऑफ मॉइस्चर मास। ये ड्यू पॉइंट मैचेज एयर टेम्परेचर आर एच हीट 100%। ड्यू पॉइंट मतलब वो एक टेम्परेचर का पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर और प्रेशर का पॉइंट होता है, जहाँ पे जो मॉइस्चर है ठीक है वो अब जो वेपर है वो कन्वर्ट होना शुरू होता है ड्यू में। ठीक है, मतलब वो गैस से सीधे लिक्विड फॉर्म में आना शुरू करता है। ठीक है, तो जब ये स्टेज पहुंच जाता है, ठीक है, कि वहाँ से मतलब वो अब है कि उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू पॉइंट पे आ गया कि ड्यू बनना, तो वो हो जाएगा। वहाँ पे जब होता है तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, आर एच हमारा 100% हो जाता है। ठीक है, ओके, और यही सब बाकी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो वेट बल्ब ड्राई बल्ब का डिफरेंसेस हैं, ये सब है, वो भी आर एच के बेस पे हम करते हैं। फिर कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की बात की गई है कि कई बार 100% आर एच पे भी अगर न्यूक्लियाई नहीं है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जो रेन फॉर्मेशन होता है उसमें, कि अगर कोई कंडेंसेशन न्यूक्लियाई नहीं है, कोई माइक्रोस्कोप पार्टिकल नहीं, जैसे डस्ट और स्मोक और सॉल्ट कुछ भी हो, कि जिसके कि चारों तरफ ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, उसके चिपक सकें, तो क्या होगा, तो वो क्लाउड बनेंगे नहीं। ठीक है, और लिक्विड और क्या होता है, कूल होते जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पार्टिकल चाहिए लिक्विड ड्रॉपलेट्स के लिए। ठीक है, कंडेंस्ड और लिक्विड ड्रॉपलेट्स या विच फॉर्म्स फॉग और लो लेवल क्लाउड्स, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं बनता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री एंड रेडिकल से क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट्स ए हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज इन द ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सा है जो केमिकल कन्फिगरेशन रिप्रेजेंट हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज है और वो ट्रोपोस्फेरिक क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो जो मीथेन है उसका भी ठीक ठाक लाइफ है। ठीक है, वो 11 टू 12 ईयर्स का होता है लाइफ लगभग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो वो भी 1 से 2 महीने तो जिंदा रह जाता है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ठीक है, तो ये भी 100, ये तो 100 साल के आसपास रहता है। ठीक है, 100 से 120 साल तक। ठीक है, जो हमारा OH रेडिकल है, ठीक है, तो OH रेडिकल की खास बात क्या है, ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय तक रहता है। क्यों? क्योंकि ये इतना रिएक्टिव होता है। ठीक है, इतना रिएक्टिव होता है कि भाई ये कहता है कि इतना देर तो हम रुकेंगे नहीं, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होते हैं वो किसी न किसी के साथ जुड़ जाते हैं। तो सबसे शॉर्ट लिव्ड इसमें से क्या है, OH रेडिकल। इनको एटमॉस्फेरिक डिटर्जेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए काम करता है। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम। ठीक है, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेंगे और पेयर बना लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, और इंस्टेंटली अब्स्ट्रैक्ट्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वोलेटाइल ट्रेस कंपोनेंट्स। ठीक है, और तुरंत ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन, ठीक है, करता है। उसके बाद ट्रोपोस्फेरिक सेल्फ क्लींसिंग क्या, तो यही है। ठीक है, जो OH रिएक्शन से होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिएक्शन करते जाते हैं बाकी के साथ, और वो क्या होता है कि जो भी ये है OH वो उनके साथ जुड़ता है और उनको कन्वर्ट करके कुछ और बना देता है। तो उसके कारण जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से क्लियरिंग का भी काम करता है। और ये तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड इसका तो हमने बात कर ही लिया हम। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेरिक जो OH होते हैं ना, ठीक है, हमारा जो रेडिकल हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है, वो ड्रिवन बाई डायरेक्टली बाई सोलर अल्ट्रावायलेट फ्लक्स होता है। ठीक है, वो टूट के बनते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण। ठीक है, जो H2O होता है वो टूट के ये बनता है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ इस जनरेशन डिपेंड स्ट्रिक्टली ऑन सनलाइट, OH रेडिकल कंसनट्रेशन ड्रॉप्स टू नियर जीरो एट नाइट, क्योंकि बन ही नहीं रहा है। और जो बना था दिन में वो सब तो तुरंत विद इन सेकेंड रिएक्ट करके कुछ और बन गया। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल यूजेस प्रॉक्सी केमिकल ट्रैक्स सच एज मिथाइल क्लोरोफॉर्म टू एस्टिमेट एवरेज ग्लोबल OH डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई 1 सेकेंड भी नहीं रुक रहा है ना भाई, किसी के साथ मिल जा रहा है,
तो आप इसको तो आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। तो जो प्रॉक्सी केमिकल है जिनके साथ वो ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है उसको हम मेजर करते हैं। अच्छा, उसमें एक मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, उसे पता चलता है कि हाँ हमारा रोड जो क्या बोलते हैं, जो हमारा OH जो रेडिकल है, ठीक है, हाइड्रोक्सी रेडिकल है, वो कितना है उसका एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करता है रिसर्चर को मैप करने में कि हाउ इफेक्टिवली द एटमॉस्फेयर कैन नेचुरली क्लीन इटसेल्फ ऑफ मीथेन इमिशन, कि मीथेन के साथ भी रिएक्ट करके ये कुछ और बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये कुछ चीज़ें जो OH एग्जिस्ट एट एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 10 to 6 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ग्लोबली, रफली 1 OH मॉलिक्यूल फॉर एवरी बिलियन स्टैंडर्ड एयर मॉलिक्यूल्स। फिर डायगोनल साइकिल के बारे में बात ही कर ली है कि दिन में होगा रात में नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्प्लिट होता है। फिर है मीथेन लाइफ रेगुलेटर की अबंडेंस ऑफ OH डिटरमाइंस एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग मीथेन स्टे इन द एटमोसफियर। इफ ग्लोबल OH डिक्रीजेज मीथेन ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट ड्रास्टिकली एम्पलीफाइज। ठीक है, अगर OH डिक्रीज हो गया तो फिर मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप करता है। ठीक है, फिर स्मोक पाथवेज का भी है कि जो हाइड्रोक्सिल जो अपना है, ठीक है, जो अपना हाइड्रोक्सिल है तो क्या करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के और मीथेन को, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन ऑक्साइड के, और एक चेन रिएक्शन करता है जो कि हार्मफुल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी ये जनरेट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, हेलो कार्बन केमिस्ट्री एंड ओजोन पे। ठीक है, हेलो कार्बन्स, तो डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर आइडेंटिटी ऑफ CFC 113। इसमें तो ये तो मतलब याद है तो ठीक है। ठीक है, 113 का पूछा है कि जो डायरेक्ट केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो CFC को जो है CFC 113 को बोलते हैं ट्राइफ्लोरो इथेन। ठीक है, ट्राइफ्लोरो इथेन, तो जहाँ पे 3 क्लोरीन हो, ठीक है, तो वो देख लेना ट्राइफ्लोरो, ठीक है, इथेन, तो जो यहाँ पे जो चैन बनेगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से देखना है कौन सा है। तो इसमें वो पहला ही है। ठीक है, इसमें पहला ही है। ठीक है, इसमें पहला ही है, ट्राइफ्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये आइसोमेरिक ज्योमेट्री है इसमें। ठीक है, कि जैसे कि स्टैंडर्ड कंपोजिशन एग्जिस्ट है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन, ठीक है, और एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, की दोनों तरह से करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है कि कार्बन वैलेंसी डिमांड्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एनोमलीज। ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोक्सी ये जो ट्राइक्लोरोफ्लोरोइथेन है, तो इसको हाई केमिकल स्टेबिलिटी है, एक्सेलेंट सॉल्वेंट होता है प्रॉपर्टीज़ के, तो इसको बहुत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और टू क्लीन प्रिसीजन सर्किट बिफोर, ठीक है, बोर्ड्स बिफोर इट वाज बैन अंडर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटीज, तो ये अब बैन है। फिर दूसरा जो बी ऑप्शन था हमारा, तो वो था HCFC गैस। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम होता है जो कि डायरेक्टली बाउंड होता है कार्बन कोर से, तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन के फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये लेस स्टेबल है लोअर एटमॉस्फेयर में CFC से। फिर ये तो वैलेंसी डिविएशन की बात की गई, और ये तो ठीक है हैलोजेनेट एसिड है, तो उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के है, तो उतना उसमें मैं घुसना नहीं है, मैं बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड नेमिंग हम करते हैं, ठीक है, इजली डिकोड और एनी इंडस्ट्रियल CFC और HFC डिजिग्नेटेड नंबर यूज अ रिलायबल रूल ऑफ 90। ठीक है, टेक द कोड नेम 113 ऐड 90, 203 मतलब जैसे कि 90 जोड़ेंगे तो 203 हो गया, तो दूसरे जो 2 है तो नंबर ऑफ कार्बन्स हो गया, सेकंड डिजिट 0 है मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए, और थर्ड डिजिट 3 है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स हो गए। ठीक है, तो ये इसके आधार पर, और रिमेनिंग ओपन वैलेंसीज आर फिल्ड इंटायरली बाई क्लोरीन, जैसे कि उसके 3 एटम्स हो गए। ठीक है, तो पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है, इस पर सवाल भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रूल ऑफ 90 अप्रोच की जो भी दिया हुआ कोड उसमें 90 ऐड करेंगे, तो उसमें जो पहला जो होगा वो हमको कार्बन को दिखाएगा, दूसरा है जो हाइड्रोजन को दिखाएगा, तीसरा हमको फ्लोरीन को दिखाएगा, और जो खाली जगह बच गया वो, ठीक है, जो ओपन वैलेंसीज हैं वो क्लोरीन से होंगे, तो इसमें 3 बचती हैं, तो इसमें 3 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। ओके, फिर ये ओजोन डिप्लीशन जो पोटेंशियल की बात की गई है, तो भाई हाईली डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, रिलेटिव टू CFC 1 के मुकाबले ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये हाईली रेगुलेटेड है,
कौन रेगुलेटेड है, तो ट्राइक्लोरोफ्लोरो इथेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में। ये हमारा कॉमन टाइप्स ऑफ CFCs है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे एक CFC11 है तो उसका फॉर्मूला CCl3F, ठीक है, ओके, ठीक है। ट्राइक्लोरोफ्लोरो मीथेन, क्योंकि मेजर यूज़ क्या है, फोम ब्लोइंग में, रेफ्रिजरेंट के रूप में। इसका ओजोन, ठीक है, डिप्लीटिंग पोटेंशियल है 1.0, ठीक है, ठीक है। हाइयर द वैल्यू द ग्रेटर द ओजोन लेयर डिप्लीशन, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, CFC12, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डाइक्लोरोफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरो मीथेन, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल्स में यूज होता है। फिर है, ये सारे ODP हैं, मतलब सबका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसी केमिकल जो क्लोरीन से रिलेटेड है ना, कि CFC सारे वही होते हैं। फिर ये CFC13, ठीक है, CClF3, ठीक है, क्लोरो ट्राइफ्लोरो मीथेन, ठीक है। तो ये हो गया, इसका लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन में काम आता है। फिर हो गया हमारा, ठीक है, ट्राइफ्लोरो इथेन, जो हमारा R13 अभी जिसकी हमने बात की, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, 2 कार्बन से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 3 क्लोरीन इधर लग गए और इधर 3, और ये तो 4 वैलेंसी होता है ना कार्बन का, एक तो आपस में कनेक्ट हो गया, 3 इधर खाली था, 3 तो इधर फ्लोरीन लग गए, 3 इधर कार्बन लग गए, ठीक है। तो इस तरह से तो सॉल्वेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स क्लीनिंग में यूज होता है। फिर है CFC114, ठीक है, तो इसका है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन है, मेजर यूज क्या है, रेफ्रिजरेशन के लिए। फिर है हमारा CFC115, ये क्या है, क्लोरो पेंटाफ्लोरो इथेन, ये क्या इंडस्ट्रियल कूलिंग या स्पेशलाइज एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जो CFC जितने हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर में 1987 में, ठीक है, कंट्रोल किए जाते हैं, बैन किए जाते हैं, ताकि ओजोन डिप्लीशन को बचाया जा सके, ठीक है। और यही एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जिसपे कि सारे देश उन्होंने रेटिफाई किया, मतलब सारे देश सिग्नेटरी हैं, सारे देश उन्होंने रेटिफाई किया, सारे देश मानते हैं, यस। नहीं तो अधिकतर जो हमारे इन्वायरमेंटल को लेके या फिर जो भी हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जो भी हमने, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सारे देश पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी में 2 देश नहीं करते, किसी में 10 देश नहीं करते, किसी में 50 देश नहीं करते, ठीक है। तो इसमें एक ये थे कि एक मतलब एक ही ऐसा चीज़ है जिसपे कि सबकी सहमति होनी चाहिए, नहीं, ठीक है, ओजोन डिप्लीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सॉइल केमिस्ट्री और ह्यूमिक मैटर से, ठीक है, कि सॉइल ह्यूमिक एसिड्स आर एक्सप्लिसिटली डिस्टिंग्विश्ड बाय बीइंग, ठीक है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। जो सॉइल ह्यूमिक एसिड होता है, जो ह्यूमिक एसिड होते हैं वो मतलब एक एक्सट्रैक्टेबल क्लास है ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का, और वो अल्कलाइन मीडिया में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, बट प्रेसिपिटेट कर जाते हैं सॉलिड फॉर्म में जब pH ड्रॉप होता है बिलो 2 से नीचे ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा तो वो ड्रॉप कर जाएंगे। तो सॉइल ह्यूमिक एसिड आर एक्सेसिबली डिस्ट्रीब्यूट बाय बीइंग, ठीक है, कम्प्लीटली इनसोल्युबल इन अल्कलाइन सॉल्यूशंस, ठीक है। तभी ने बात किया कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं, तो भाई नहीं, इनसोल्युबल इन हाईली एसिड सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बात किया कि जब pH ड्रॉप हो जाता है बिलो 2, मतलब हाईली एसिडिक हो गया, तो उसमें वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, तो मतलब इंसोल्युबल नहीं है, तो ये सही आंसर है। सोल्युबल इन एसिडिक सॉल्यूशन गलत, फुल्ली इंसोल्युबल इन बोथ थी भी गलत, इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और जो वेट केमिकल सेपरेशन प्रोसीजर है, जिसमें सॉइल सैंपल्स आर ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डार्क सुपरनेंट जो कंटेंट होता है बोथ ह्यूमिक एंड फ्लूविक, ठीक है, फॉल्विक एसिड होते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक ऐड किया जाता है, ठीक है, टू pH को लो करने के लिए, तो ह्यूमिक एसिड जो कंपोनेंट है वो रैपिड प्रोटोनेशन होता है और प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है, डार्क फ्लोक्लेंट सॉलिड के रूप में। तो वही बात किया हमने, ठीक। जो फ्लोविक एसिड होता है वो सॉल्युबल होता है किस चीज़ में, अल्कली होता है, ठीक है, और एसिड सॉल्युबिलिटी होती है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, लोवेस्ट है, ठीक है, हाईली ऑक्सीडेंट होता है। फिर ह्यूमिक एसिड क्या है, वो अल्कली में सॉल्युबिलिटी है, तो हाँ है, ठीक है, एसिडिक में है तो नहीं, इनसॉल्युबल है, तो टारगेट मैट्रिक्स। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमीडिएट टू हायर। जो ह्यूमिन है वो क्या है, अल्कली में इनसॉल्युबल है, एसिड में भी लगभग इनसॉल्युबल है, और हाईएस्ट बाउंड टू मिनरल्स है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाईएस्ट बाउंड टू मिनरल्स है, ठीक है। तो वही है, इसमें जैसे कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात कही कि ह्यूमिक एसिड में ठीक होता है, ठीक है, अबंडेंट ऑक्सीजन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप्स, प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं या फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये एट नॉर्मल नियर न्यूट्रल एग्रीकल्चर pH सॉइल रेंज दिस ग्रुप्स डी प्रोटोनेट टू डिस्प्ले वाइड स्प्रेड नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए हाई नेट कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अलाउइंग सॉइल टू बाइंड एंड प्रिजर्व वाइटल न्यूट्रिएंट, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया,
ये लीच ना कर पाए सॉइल से, ठीक है। और ये चिलेशन और बायोकेमिकल सिंक के रूप में भी होता है काम। तो ये है ह्यूमिक सब्सटेंस, जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, तो इनसोल्युबल होता है वाटर एट ऑल पीएच, जो ह्यूमिक एसिड है, ठीक है। सोल्युबल इन अल्कली और प्रेसिपिटेट इन एसिड, ठीक है। वाटर तो कोई भी पीएच को वाटर में नहीं है, जो अल्कली होता है उसमें सोल्युबल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या इस सब में। प्रेसिपिटेट इन एसिडिक इन्वायरमेंट, डार्क ब्राउन टू ब्लैक, ठीक है। हायर इनका मोलिकुलर वेट होता है, हायर एरोमेटिसिटी होता है, रिच इन COH और OH ग्रुप, ठीक है, ओके, ठीक है। कार्बोक्सिल और जो अपना फेनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ये रिच होता है। फिर है फ्लोविक एसिड, ठीक है, वो सोलुबल इन वाटर सारे पीएच पे, अल्कली और एसिड दोनों में सोलुबल है, येलो टू ब्राउन। ये इनका है कि हाँ भाई सब जगह चलता है अपना, इनका मोलिकुलर वेट कम है, लेस एरोमेटिक है और रिच इन ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स, सॉरी। और दूसरा नेक्स्ट हमारे ह्यूमिन, तो ये इनसोल्युबल है वाटर और अल्कली में है, इनसोल्युबल है एसिडिक में, रिमेन्स एज सॉलिड रेसिड्यू ब्लैक, ठीक है, हाईली कंडेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एलिफैटिक होते हैं और एसोसिएटेड विथ मिनरल फ्रैक्शन। तो ये जो ह्यूमिफिकेशन होता है ना उसमें होता है, जैसे प्लांट में अगर वेल डिकम्पोजिशन हुआ, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन, और फिर ये ह्यूमिक सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन होगा, कंडेंसेशन होगा, पोलीमराइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, फिर कॉम्प्लेक्शन होगा। अब इनका इंपॉर्टेंट क्या है, तो भाई सॉइल फर्टिलिटी के लिए, सॉइल रिजिलियंस के लिए, फिर अभी हमने देखा ही, ठीक है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए, तो ये सब इनका, ठीक है, हाई एक कटायन एक्सचेंज होता है। अगर ह्यूमिक सब्सटेंस ज़्यादा है तो CC ज़्यादा होगा, ठीक है, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, इन सबको अपने साथ रखते हैं, ठीक है, उसको लीच नहीं होने देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट को, ठीक है, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं, रूट ग्रोथ को करते हैं इंप्रूव, न्यूट्रिएंट अपटेक, क्योंकि रहेगा तभी तो अपटेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो वही बात है, ह्यूमस फ्रैक्शन और सॉइल हेल्थ कॉलम की, जो सॉइल का होता है तो सैंपल लेते हैं तो उसमें एक्सट्रैक्ट विथ अल्कली करेंगे तो ह्यूमिन निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, फिर ट्रीट करेंगे सोलुबल एक्सट्रैक्ट विथ एसिड, तो ह्यूमिक एसिड होगा, इनसोलुबल होगा, ठीक है, और रिड्यूजल हो जाएगा बेस में, और फिर एसिड लाएंगे तो ब्राउन ह्यूमिक एसिड, ठीक है, सोलुबल। फ्लूविक एसिड है, देखिए फ्लूविक एसिड जो फ्रैक्शन है तो सोलुबल होता है, ठीक है, उसमें फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वहाँ से फ्लूविक एसिड पता चलता है। तो जो ह्यूमिक सब्सटेंस होता है वो डार्क कलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के ऑफ डेड एंड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर के कारण बनता है, मतलब ह्यूमस की आगे का प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें कम्प्लेक्स चेंज होते हैं, फेनोलिक और कार्बोक्सिल फंक्शन, ये सब तो देख ही लिया हमने। कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देख ही लिया। फिर हेवी मेटल जो चिलेशन है, ठीक है, इसकी बात हमने करी ली, ठीक है, और पीएच बफरिंग का बात करी ली, पीएच हेल्पिंग स्टेबलाइजिंग सॉइल पीएच अगेंस्ट सडन शिफ्ट फ्रॉम एसिडिक रेन और हेवी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्बन एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूटेंट्स से, ठीक है, अर्बन एयर क्वालिटी एंड पॉल्यूटेंट्स की वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, VOCs आर ऑफ ग्रेट इन्वायरमेंटल कंसर्न्स प्राइमरीली बिकॉज, जो VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ग्रेट कंसर्न है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि दे आर कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू कैप्चर वंस इन ए वेपर स्टेट, द वास्ट मेजोरिटी ऑपरेट डायरेक्टली एज ए पोटेंट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज, कि दे इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ड्राइविंग फोटोकेमिकल स्मोक, कि दे डिस्प्ले लो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, कि क्या वो करते हैं भाई कि वो वेपर स्टेट में कैप्चर हो जाएंगे, कि ठीक है इम्पॉसिबल कैप्चर करना है अगर वो वेपर स्टेट में हो जाए, ठीक है, और क्या फिर कि जो वास्ट मेजोरिटी है जो ऑपरेट करता है डायरेक्टली एज ए पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न के ग्रेट कंसर्न है उनका, ठीक है, या फिर दे इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। तो वही उसी का हम पढ़े ना, पॉल्यूशन में अगर आप पढ़े होगा तो उसका मेन क्या है, वो फोटोकेमिकल स्मोक में ड्रिवन होते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका सही आंसर क्या है, दे इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स ड्राइविंग फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो रेडियली मतलब यूसी होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, सोलर UV रेडिएशन के वजह में, और उसको वो क्या बोलते हैं, वो फिर बनाते हैं अपना डेंजरस ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, या फिर सेकेंडरी हजार्डस एरोसोल्स, ये सब बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को भी ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फोटोकेमिकल जो मैकेनिज्म है कि नॉर्मल कंडीशन में जो होता है हमारा
जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं साइकिल नेचुरली विदाउट एक्यूमुलेटिंग एक्सेस ओजोन। हाउएवर जब रिएक्टिव वीओसी रेडिकल इंटर करता है सिस्टम में तो जो NO को वो NO2 में बनाते हैं विदाउट कंज्यूमिंग ओजोन मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस, तो फिर वो ओजोन बनता है। और स्मोक एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। दिस ब्रेकडाउन अल्टर्स द केमिकल बैलेंस काउजिंग ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेवल टू राइज, बढ़ता है। इट ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इरिटेटिंग सेकेंडरी कंपाउंड्स लाइक पैन, ठीक है, परऑक्सीटाइल नाइट्रेट्स भी बनते हैं जो प्राइमरी कंपोनेंट है अर्बन फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है उसमें आंखों से पानी आने लगते हैं, डिजीनेस होगा, इस तरह के उसके हैं, जो कि दिल्ली वाली जगह पे आप फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, ठीक है। जो दूसरे ऑप्शंस क्यों नहीं होना चाहिए तो उसके बारे में लिखा है। फिर है एंथ्रोपोजेनिक और जो बायोजेनिक सोर्स प्रोफाइल है। एंथ्रोपोजेनिक हो गया कि जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं वहाँ से निकलता है, व्हीकल एग्जॉस्ट से निकलता है, वीओसीज पेट्रोकेमिकल की प्रोसेसिंग होती है उसमें से निकलता है, इनकम्प्लीट फ्यूल जो कंबसन होता है उससे निकलता है। और जो बायोजेनिक है, ठीक है, तो वो होता है इमिटेड बाई वेजिटेशन, ठीक है। फिर है टर्पिन्स और जो आइसोप्रीन होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं हाई वॉल्यूम्स ऑफ फॉरेस्टेड इकोसिस्टम जब बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन होता है। तो यूसेज के दोनों सोर्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो केमिकल मैनेजमेंट रिजिम्स है कि अर्बन ओजोन कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है डिपेंड करती है हेविली ऑन लोकल केमिकल कंडीशन पे, जैसे NOx का लिमिटेड रिजिम होना चाहिए, ठीक है, VOCs लिमिटेड रिजिम्स टिपिकली इन डेंस इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर में, जहाँ पे वेयर लोअरिंग VOC इमिशंस इल्ड्स द बेस्ट एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। के VOCs कम कर दो वो फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा नहीं और फिर चीज़ें सही से रहेंगी, ठीक है। और NOx को भी कम करो, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी कम करो, ठीक है, कि ओजोन ही ना बने। तो यही है अर्बन स्मोक साइकिल का और VOCs का कि VOCs ज़्यादा रहेंगे। और जैसे जो अर्बन एरियाज है तो वहाँ पे वो मोस्टली सोर्सेज प्रेजेंट है जहाँ से जैसे कि सॉल्वेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज होता ही है, जैसे पेंट होता है ना हमारी यूज, उससे भी VOCs निकलते हैं। व्हीकल बहुत ज़्यादा है तो उनके एग्जॉस्ट निकल ही रहा है, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग है ही, इनकम्प्लीट फ्यूल कंबसन होता ही है तो होगा ही, ठीक है। तो इसमें बायोजेनिक और जैसे पेंट के बारे में बात किया ना अभी, तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। आइसोप्रीन और ट्रिप्रिन्स निकलते हैं पाइन ट्रीज से। फिर सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स की बात की गई है कि VOCs ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एटमोस्फेयर में, फिर कंडेंस इनटू फाइन पार्टिकुलेट मैटर में, कंट्रीब्यूट हेविली टू एटमोस्फेरिक हेज और रेस्पिरेटरी इशूज़, ठीक है। इंडोर एयर क्वालिटी भी होता है ख़राब गड़बड़, ठीक है, क्योंकि VOCs जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका कंसिडरेशन 2 to 5 टाइम्स हाइयर होता है बाहर के मुकाबले, ठीक है। जैसे कि जो गैस से फर्नीचर निकल रहा है कारपेट से या क्लीनिंग प्रोडक्ट से, जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलता है आजकल लकड़ियों से जो पुराने घर होते हैं, इसीलिए हमें विंडोज़ खोलने चाहिए, ठीक है। जिस पैक घर में ना फिर ये दिक्कत है। और एक अलग से स्मेल भी आ जाता है, तो स्मेल इसके कारण नहीं है बट स्टिल ये ट्रोपोस्फेरिक डेंजर है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होता है वो सील्ड करता है, लेकिन जो हमारा ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारा लंग को डैमेज करता है, एग्रीकल्चर ईल्ड को घटाता है, ये सब समस्या है। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रीम माइक्रोबायोलॉजी और इकोलॉजी से क्वेश्चन है। अच्छा अभी क्वेश्चन 7 पे पहुँचे, कोई बात नहीं, आराम से ही चलेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोथर्मोफिलिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्प्ले ऑप्टिमाइज ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन टेम्परेचर इज एक्सीडिंग। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस लगता है छूट गया है, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो हाइपोथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो भाई डिस्प्ले करते हैं ऑप्टिमाइज ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन टेम्परेचर रेंज एक्सीडिंग। तो टेम्परेचर रेंज डाल देते हैं जैसे 20 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री, ठीक है। तो कुछ तो ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर तो मुश्किल है किसी का जिंदा रहना, ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है। हाइपर थर्मोफिलिक जो होते हैं जिनको कि एक्सट्रीम माइक्रोब्स है, जिनको कि पसंद है भाई गर्मी, हाई हीट कंडीशंस पसंद है, तो मोस्टली वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही आ जाते हैं। 80 डिग्री ऑप्शन रह गया था, ठीक है। तो आर्किया डोमेन के होते हैं जो कि हाई हीट कंडीशन में ग्रो करते हैं। वैसे स्लाइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड रहते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर फीचर्स उनके में होता है भाई कि चाहे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है, वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स है या सोल्फेट्राज है, वहाँ पे ये सब पाए जाएंगे। जहाँ भी टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट लगभग हीट बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन वहाँ पे इनको मज़ा आता है, वैसे में वो रहते हैं, ठीक है। सबसे एग्जाम्पल है जैसे एक है, ठीक है, पायरोलोबस फ्यूमरी। पायरोलोबस देखो, पायरो मतलब होता है ग्रीक वर्ड, पायरो मतलब आग होता है, इनका नाम में भी लगाएगा, ठीक है। फ्यूमरी जो आर्कियन है, कैपेबल ऑफ मल्टीप्लाइंग एट टेम्परेचर अप टू 113 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
इट कैनट रिप्लिकेट और सर्वाइव इन कूलर सेटिंग, मतलब 90 डिग्री से नीचे तो मर ही जाएगा। तो ऐसे भी माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो इसमें होता है जैसे कि यहाँ पे माइक्रोबियल टेम्परेचर ग्रुप का, ठीक है। एक है साइक्रोफिलिक, साइक्रोफिलिक क्या है, तो वो 15 डिग्री से नीचे, ठीक है। फिर मेसोफिलिक जो कि 25 टू 45 डिग्री, जो जनरली सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं। फिर थर्मोफिलिक, ठीक है, जो कि 45 से 80 डिग्री, थोड़े गर्म चाहिए ट्रॉपिकल एरियाज़ में और उसके बियॉन्ड। फिर है हाइपर थर्मोफिलिक, ये इनको चाहिए भाई कि 80 डिग्री से ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ होता है उसी हिसाब से बना होता है, ठीक है। ये आराम से रह जाते हैं, ठीक है। दे एक्सप्रेस स्पेशलाइज प्रोटीन लाइक रिवर्स ग्राइसेज, ठीक, गायरेज होता है, ठीक है, विच कंट्रीड्यूस पॉजिटिव सुपर क्वाइल्स इनटू डीएनए टू प्रोटेक्ट इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम हीट डीएनए टू रेसन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके में होती है। नेक्स्ट हमारा है इकोटॉक्सिकोलॉजी से या हेवी मेटल से कह लें, ठीक है। तो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मर्करी कॉमनली इनकाउंटर्ड इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, जो मोस्ट जो हमारा इनका एक्वाटिक इन्वायरमेंट, मतलब पानी वाले जैसे लेक्स हो गए या ओशंस में, सबसे मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म क्या है मरकरी का, कि मरकरी आयन होता है, कि मिथाइल मरकरी होता है, कि एलिमेंटल मरकरी होता है, कि मरकरस आयरन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि जो समस्या आई थी, कौन सी समस्या आई थी आपको पता होगा, ठीक है। मीनामाटा कन्वेंशन, जो मीनामाटा डिजीज़ थी, तो उसकी किस कारण होता, तो वो हुआ था हमारा मिथाइल मरकरी के कारण ही, ठीक है, मिथाइल मरकरी के कारण ही, ठीक है। तो मिथाइल मरकरी वो मेनली वाटर था, वाटर में मछलियाँ थी, मछलियों को लोग बड़ी मछली ने खाई, बड़ी मछली को बड़ी, मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्री ने, बगल के एक फैक्ट्री ने जापान में मीनामाटा जो जगह है वहाँ पे रिलीज कर दिया वाटर बॉडी में, ठीक है, मरकरी को। वो चला गया, फिर वहाँ पे वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मिथाइल मरकरी में। फिर उसको एक मछली ने खाया, उस मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को बड़े आदमी ने खाया, फिर आदमी में वो बायो मैग्नीफिकेशन हो गया, बायो कंसनट्रेशन भी हो गया। तो उसके कारण से ये समस्याएँ आने लगी। तो सही आंसर है मिथाइल मरकरी, ठीक है, मिथाइल मरकरी, ओके। क्योंकि जो हमारा एलिमेंटल मरकरी होता है, ठीक है, तो वो जो इनहेल किया जाता है तब टॉक्सिक है, ठीक है, वेपर के रूप में इंडस्ट्रियल सेटिंग में। लेकिन ओपन वाटर बॉडीज़ में जो मेटालिक मरकरी है वो इनसॉल्युबल होता है। एलिमेंटल जो मेटालिक मरकरी है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वो तो बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, तो उसका तो उतना रिस्क है नहीं, ठीक है। जो हमारा मर्क्यूरिक आयन है तो वो वाटर सोल्यूबल है, वो किडनी को डैमेज करता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक साल्ट कैरी करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये एक्यूमुलेट नहीं होता लिविंग टिश्यूज़ में, ठीक है, ये लिविंग टिश्यू में एक्यूमुलेट नहीं होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड है, ठीक है। ये आराम से क्रॉस कर जाता है सेल मेम्ब्रेन्स को, तो ये रहता नहीं। कौन रहेगा जो कि रहेगा, ठीक है, तो उसमें मिथाइल मरकरी भी होता है, ठीक है। और जो हमारा मरकरस है तो वो तो भाई अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है एक्वाटिक सिस्टम में, ठीक है, तो वो तो कुछ वैसा होता नहीं है उसका सिस्टम, ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर आयंस है वही बात यहाँ पर लिखो कि जो मिथाइल मरकरी रेडिली क्रॉसेस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, मिथाइल जो मरकरी होता है इट बाइंड्स टाइटली टू अमीनो एसिड, ठीक है, जिसको जो किसका नाम है साइटिन, और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि मिमिक्स करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मतलब उसकी तरह वो दिखेंगे कि वो हैं लेकिन है ही नहीं। और उसका उसके कारण उसको मौका मिल जाता है जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए सिस्टम में, और उसका ईजी एक्सेस मिल जाता है लिविंग टिश्यूज में कि जा पहुँच जाते हैं वहाँ तक, ठीक है। वंस इट इनसाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इट इजिली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, एंड प्लांसेटा, ठीक है, प्लांसेटा। तो प्लांसेटा में आपको से दिक्कत क्या है, तो प्लांसेटा में जैसे अगर न्यूली एक बॉडी में भी है, मदर में भी बच्चा, तो उसमें भी ये आ ही जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। तो यहाँ पे वही बायोकेमिकल जो मिथाइलेशन पाथवेज है उसको दिखाया गया है, ठीक है। और जो मैकेनिक्स बायो मैग्नीफिकेशन का तो हमको पता ही है कि कैसे होता है बायो मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। और ये जो मीनामाटा कन्वेंशन बना था मरकरी पोल्यूशन पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो बाकी यहाँ पे वही बातें हैं, मिथाइलेशन का प्रोसेस है कि मरकरी जैसे पहले वाटर में जाता है इनऑर्गेनिक रूप में, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री से चाहे कहीं से भी इनऑर्गेनिक रूप में रिलीज कर दिए, फिर वहाँ पे
ठीक है। डीप जो होता है एनॉक्सिक सेडिमेंट्स होता है, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं फिर इस मरकरी को, और उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। उसके बाद ये अब टॉक्सिक वेरिएंट बन गया, ऑर्गेनिक वेरिएंट बन गया। अब उसको क्या करेंगे, अब जो छोटी मछलियाँ खाएंगी, फिर बड़ी मछलियाँ खाएंगी, फिर बड़ी मछलियाँ खाएंगी, ठीक है, फिर उसको लोग खाएंगे, ठीक है। तो भाई वो तो मिलियन टाइम्स हो गया, ठीक है, सराउंडिंग वाटर से, ओके। फिर उसको हम खाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। जो मिथाइल मरकरी है वो स्ट्रांगली बाइंड करता है सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन प्रोटीन में, और उसका हाफ लाइफ है ह्यूमन बॉडी में लगभग 70 डेज़ का, रिक्वायरिंग मंथ्स और ईयर्स टू क्लियर। तो मीनामाटा कन्वेंशन है, और मीनामाटा कन्वेंशन पता है कि भाई एंथ्रोपोजेनिक मरकरी इमिशन कम से कम हो, ठीक है, और ध्यान दें कि कहाँ रिलीज कर रहे हैं जो भी उसे मरकरी लेडन पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन की चीज़ें हैं, और चीज़ वेस्ट है मरकरी लेडन वेस्ट को, ठीक है। ये सब तो ये उसका डायग्राम है कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो ये तो बायो मैग्निफिकेशन का है, ठीक है। उसके बाद आदमी भी खाते हैं, तो ये दिक्कत ये नहीं कि सिर्फ इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, ये इनको भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स से, कहाँ गया, ये रहा, एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स और ओजोन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वन सिंगल डॉप्सन यूनिट ड्यू इज डिफाइंड एज रिप्रेजेंटिंग अ प्योर ओजोन लेयर थिकनेस ऑफ 100 ऑफ सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ मिलीमीटर, 100 ऑफ मिलीमीटर, 1000 ऑफ मीटर, कि वन सिंगल डॉप्सन यूनिट है, ठीक है। तो वो जो प्योर ओजोन लेयर का थिकनेस कितना होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है 100 ऑफ मिलीमीटर, ठीक है। जो डॉप्सन यूनिट है वो मेजर करता है टोटल कॉलम एबंडेंस ओजोन गैस का डायरेक्टली अबव ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ओजोन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं वर्टिकली, ठीक है, एटमॉस्फेयर कॉलम में, ठीक है। वो कलेक्ट किए जाते हैं, कंप्रेस डाउन किए जाते हैं और सरफेस अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, और थिकनेस ऑफ एग्जैक्टली 0.01 mm फॉर्म्स ऑन वन डॉप्सन यूनिट, ठीक है। 0.01 mm बहुत पतला हो गया भाई, एक सिक्के से भी पतला, ठीक है। आप सोचो उतने से पतला लेयर है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली, ठीक है, वन डॉप्सन यूनिट में इतना मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो इतना आप कुछ पूछेंगे, पर ठीक है। ग्लोबल जो बेस लाइन है, एवरेज थिकनेस अर्थ प्रोटेक्टिव लेयर इज रफली 300 DU, ठीक है, मतलब 3 mm थिक है, ठीक है। इफ ब्राउट डाउन टू सी लेवल द इंटायर ग्लोबल शील्ड वुड बी फॉर्म लेयर ऑफ ओनली 3 mm। सोचो आप 3 mm एक लेयर है, ठीक है, अपर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, और वो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। आप सोचो कितना ज़रूरी चीज़ है। ऐसा भी रहता है कि बहुत मोटा लेयर होता तो एक बात भी था, ठीक है। ये 1 mm है, ये है 3 mm, मतलब ये सिक्के बराबर, बस 3 सिक्के। तो डॉप्सन यूनिट को, ठीक है, तो वो क्या था, हिस्टोरिकली मेजर्ड बाय डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर्स, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं ऑन द ग्राउंड विच एनालाइज डिफरेंट इन इंटेंसिटी बिटवीन टू स्पेसिफिक यूवी वेवलेंथ, वन स्ट्रांगली ऑब्जर्व बाय यूजन, वन लार्जली इग्नोर्ड, ठीक है। तो 300 DU चाहिए हमें। और होल, वो ओजोन होल को क्या टेक्निकली साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जब टोटल कॉलम ओजोन इज स्पेसिफिक रीजन ड्रॉप्स कंसिस्टेंटली बिलो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड ऑफ 220 डॉप्सन यूनिट, की 220 से नीचे हो जाए, उतने इनकी थीनिंग हो जाए, तो वो फिर वो तक ओजोन होल हो गया, ठीक है। यूवी रेडिएशन को फिल्टर करते हैं, ठीक है, लगभग 97 to 98% सन का जो मीडियम फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट की UVB को वो, ठीक है, प्रिवेंटिंग मास इकोलॉजिकल स्टरलाइजेशन, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, नहीं तो सब स्ट्राइल सब खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन होल का, ठीक है, कि ऑपरेशनल क्राइटेरिया यूज ग्लोबली। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, मैं इसलिए ईयर वाइज भी करा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज भी किया जा सकता था, ईयर वाइज इसलिए भी करा रहा हूँ कि आप देखो कि कोई एक टॉपिक को ले रहे हैं ना, तो उस टॉपिक को 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप देखना कि आप पेपर में POQ लेके बैठना है ईयर वाइज, ठीक है, हाफ ईयरली जैसे होता है कि आप देखना कि एक बार वो कर लेंगे कोई टॉपिक को, 2-3 हर टॉपिक इस पर 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमन है, मतलब उस पर सवाल हर बार आना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उस पर पूछेंगे, अगली बार उससे नहीं पूछेंगे, उसके अलावा जो छोड़ें उससे पूछेंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आप देखना ये धीरे धीरे अब चीज़ें मतलब कम हो रही हैं, लेकिन पहले ये बहुत होता था, लेकिन फिर भी ऐसा अभी भी होता है कि कुछ टॉपिक को पूरा इग्नोर ही मार देते हैं, और कुछ टॉपिक से 2-3 सवाल, तो ऐसा करते हैं नेट वाले। तो ऑपरेशनल क्राइटेरिया ग्लोबली to officially define the physical boundaries of an ozone hole requires column density measurement of drop below, इतना से होगा, तभी हमने पढ़ा ना,
220 डॉप्सन यूनिट, ये तो बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। ओके, कि 1980 से पहले वहाँ पे हो गया था, तो उसके बोले थे कि भाई जो हैलोजेनेटेड केमिकल्स उनके कारण हुआ है, तो भाई चलो इसको हटाओ हटाओ हटाओ। और ये सीजनली होता है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। डेवलपिंग ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग एज ए टेम्परेचर राइज ट्रिगर रैपिड केमिकल रिएक्शन, तो इसमें सीजनल वेरिएशन भी होता है, ठीक है। ये है ग्लोबल स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीजनली कभी कभी बहुत लो भी हो जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका में सबसे लोवेस्ट ओजोन वैल्यूज़ होते हैं, लेस देन 100, ठीक है, डॉप्सन यूनिट्स इन द, ठीक है, जो कि सितंबर अक्टूबर में होते हैं। फिर सदर्न जो मिड लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये वाला रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे होता है, वहाँ पे लोअर ओजोन होता है स्प्रिंग में, क्योंकि ओजोन में ड्यू टू ओजोन होल इन्फ्लुएंस। फिर ट्रॉपिक्स में कहता है रिलेटिवली स्टेबल या मॉडरेट ओजोन लेवल होता है, और नॉर्दर्न मिड लैटिट्यूड में हायर ओजोन इन विंटर एंड स्प्रिंग। विंटर और स्प्रिंग में ये वाला एरिया में ज़्यादा ओजोन होता है, और आर्कटिक में हाई ओजोन इन विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का है, ठीक है। ओजोन का भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों अलग अलग, क्लोरीन का अलग है, इसका अलग है, ध्यान देना है। तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी बनते हैं ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ अंटार्कटिक विंटर, हाई एल्टीट्यूड आइस क्लाउड्स फॉर्म बनते हैं बहुत ज़्यादा हाइट पे। दिस प्रोवाइड ए फिजिकल सर्फेस दैट रैपिडली एक्सेलरेट क्लोरीन ड्रिवन कैटालिटिक ओजोन डिस्ट्रक्शन व्हेन स्प्रिंग सनलाइट फाइनली हिट्स, कि वो बन गया क्लाउड जैसे ही आया लाइट, क्लोरीन इसीलिए स्प्रिंग के टाइम पे सबसे कम हो जाता है, क्लोरीन रिएक्ट करके इनको थिनिंग कर देता है लेयर को, ठीक है। फिर है स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन, द वेरी एक्ट ऑफ ओजोन ऑब्जॉर्बिंग। अब जैसे क्या कि ये लेयर है, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता है, ये आ गया हमारा ट्रोपोपॉज आ गया सपोज, ठीक है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर क्या, जैसे जैसे जाता है टेम्परेचर, ठीक है, घटने की जगह बढ़ता है, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद। ये हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे ऊपर जाओ तो टेम्परेचर घटता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ता है। ये क्यों हो रहा है? ये जो ओजोन लेयर हीट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है उसके कारण होता है, ठीक है। फिर सैटेलाइट सर्विलांस ये सब में काम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इकोसिस्टम इंटरेक्शन से, इंटरफेस से, तो इकोसिस्टम इंटरफेस से क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिशनल जोन जो इकोटोन होता है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज नोन एज, जो फ्रेश वाटर सिस्टम है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है, इकोटोन जिसको बोलते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको रैपेरियन जोन बोलते हैं कि बेंथिक जोन बोलते हैं, तो हाइपोरिक जोन बोलते हैं कि इपिलिमेटिक जोन बोलते हैं। तो ये तो लेक में होता है, तो ये तो होगा नहीं। बेंथिक भी लेक सबसे बॉटम लेयर होता है लेक का या ओशन का, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, रिपेरियन जोन, ठीक है। और ये हाइपोफेरिक मतलब तो वो तो हो गया कि क्या बोलते हैं, बीनीथ द स्ट्रीम बेड, ठीक है, ग्राउंड वाटर के साथ जो रहता है। तो सही आंसर है रिपेरियन जोन, डायरेक्ट लैंड वाटर इंटरफेस वेयर प्रोसेस ओवरलैप्स, ठीक है। हाइपोरिक मतलब हो गया बीनीथ द स्ट्रीम बेड सरफेस ग्राउंड वाटर मिक्स। बेंथिक हो गया लोएस्ट लेवल ऑफ बॉडी सेडिमेंट लेयर सबसे बॉटम, ठीक है। एप्लीमेटिक हो गया कि अपर वार्म लेयर ऑफ लेक, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ठीक है, कि ऊपर का लेयर गर्म नीचे का ठंडा। तो रिपेरियन जोन है वो इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बफर स्ट्रिप्स की तरह काम करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट को फिल्टर करते हैं वाटर में जाने से पहले, क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो यूट्रॉफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट जाएंगे तो तेज़ी से अलगल ब्लूम में मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स को मज़ा आ जाएगा कि वाह वाह वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, तो फिर क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो सारे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएंगे, तो फिर वो पौधे भी मर जाएंगे, फिर सब कुछ सड़ेगा, तो फिर सब कुछ बेकार, तो यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उनका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाइड्रोफिलिक वेजिटेशन होता है, ठीक है, और स्पेसिफिक सॉइल मॉइस्चर, हाई बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू रिसोर्स अवेलेबिलिटी, क्योंकि पानी भी है, पेड़ पौधा भी है, और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज है। रिवाइज बफर स्ट्रिप एंड न्यूट्रिएंट फिल्टरिंग, दिस आर द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिंक्ड विथ रिपेरियन टर्म्स इन एग्जाम, ठीक है। तो ये रिपेरियन इकोसिस्टम्स की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दे दिए हैं, ये सब अपलोड कर देंगे इन्फोग्राफिक आई थिंक टेलीग्राम में, ठीक है। तो अपलैंड जोन हो गया कि जो ड्राई होता है, फिर रिपेरियन बफर हो गया, ट्री स्लब्स हैं,
ठीक है, स्टेबलाइज करता है। फिर बैंक का मार्जिन हो गया कि यहाँ पे सॉइल वाटर लेवल है जो कि फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है, कि यहाँ पे बहुत सारे हर्बेसियस प्लांट और इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं। फिर सैलो वाटर आ गया मार्जिनल, यहाँ पे इमरजेंट एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, क्रिटिकल फॉर हैबिटेट, नर्सरी एरियाज, स्टिक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फिर है ओपन वाटर, अब डीप वाटर फ्लोटिंग सबमर्ज वेजिटेशन होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से धीरे धीरे ट्रांजिशन करता है। ओके, रिपेरियन इकोसिस्टम, इकोटोन सॉरी नॉट इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे विलोज हो गए, कॉटनवुड्स हो गए, सेज हो गए, रसेस हो गए, एल्डर्स हो गए, तो ये सब ग्रास होते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस ये सब पाए जाते हैं, इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज देते हैं कम्युनिटीज़ को, क्लाइमेट को रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, स्पीसीज के मूवमेंट को ध्यान रखते हैं, क्लीन वाटर को सस्ट करते हैं जिसमें से फिल्टर होकर जाता है, हेल्दी रिवर्स को रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका और भी क्या इंपॉर्टेंट है कि कार्बन स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, हैबिटेट और नर्सरी है। ठीक है, बहुत सारे ब्रीडिंग ग्राउंड ग्रुप्स के लिए। ठीक है, बैंक को स्टेबलाइज करता है, जो छोटे छोटे ये सब वेजिटेशन है वो जो बैंक को है, जो किनारा है नदी का है जो भी, उसको स्टेबलाइज कर रखते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं अगर सी वाटर आ रहा है कुछ भी है, जैसे मैंग्रोव्स हो गए ये सब, तो वो भी एक तरह से रिपेरियन इकोसिस्टम है, वेटलैंड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलिकेट क्ले एक्सपेंशन से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट क्ले मिनरल्स एक्सिबिट द हाईएस्ट इंटरलेयर एक्सपेंशन, या हाईएस्ट इंटरलेयर एक्सपेंशन इससे किसका होता है। ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट का होता है, क्लोराइट का होता है, वर्मिक्यूलाइट का होता है, कैवलनाइट का होता है, कैवलिनाइट का होता है। देखो ये सारे टॉपिक्स है इतने बार रिपीट होते हैं और घूम फिर के इस पर 3 4 5 क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, क्ले मिनरल से तो एक बार उसको आप ले लो, बैठो और सब कुछ रट जाओ, बेस्ट। ठीक है, कन्फ्यूज होने से बेस्ट है। ठीक है, तो इसमें सब पूछा है कि सबसे हाईएस्ट इंटरलेयर एक्सपेंशन किसका होता है, किसका सही आंसर है मॉन्टरलो। ठीक है, ठीक है, मॉन्ट मोरिलो नाइट का। ठीक है, ये क्या होता है सेमेक्टाइट ग्रुप का है। ठीक है, और इसका जो लेयर्ड होता है वो 2:1 का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ है। और जो वर्मिक्यूलाइट होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेंड करते हैं 2 बट टिपिकली लेस देन। ठीक है, स्मेक्टाइट्स और कैलोनाइट होता है वो तो 1:1 के या फिर नॉन एक्सपेंडिंग होता है। ठीक है, तो श्रिंक स्वेल बिहेवियर ऑफ सॉइल इज लार्जली डिक्टेटेड बाई दीज मिनरल्स। जो उसमें होता है ना, जो श्रिंक स्वेल कौन दिखाता है सबसे ज़्यादा, जो ब्लैक सॉइल होते हैं, ठीक है, वो दिखाता है। तो उसमें ये सब मिनरल्स होते हैं, इसके कारण से होता है। ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट जो स्वेल अप ऑन हाइड्रेशन और श्रिंक्स अप ऑन डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ओके, और जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, ठीक है, तो मॉन्ट मोरिलोनाइट का 80 होता है, कैलोनाइट का 3 to 15 होता है, बहुत कम। तो द हाइयर द सरफेस एरिया एंड एक्सपेंशन द हाइयर द सीसी, जो सरफेस एरिया और एक्सपेंशन ज़्यादा होगा तो हाइयर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वोल्केनिक इमिशन से। ठीक है, कि बिसाइड स्टीम के अलावा नेक्स्ट गैस इन ऑर्डर ऑफ एबंडेंस इमिटेड फ्रॉम ए वोल्केनिक इरप्शन, कि वोल्केनिक इरप्शन से और सबसे ज़्यादा क्या निकलता है। चलो स्टीम तो निकल गया, वेपर निकल गया, उसके बाद क्या निकलता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलता है, जो डोमिनेंट है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड पे आता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड थर्ड पे, और ट्रेस गैसेज हो गए जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या फिर अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर और भी चीज़ें, वो सब उस पर। ठीक है, तो वोल्केनिक जो CO2 कंट्रीब्यूट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और SO2 इज़ क्रिटिकल फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेट कूलिंग वाया सल्फेट एरोसोल्स। अब कहेंगे कि कैसे कूलिंग, तो वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो ये क्या होता है आप समझो। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन है, ये अर्थ का लेयर है सपोज हुआ, और ये आ गया यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर पॉज, अब यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, ये कई बार ये, ठीक है, ये जो एरोसोल्स हैं ये ऊपर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे जो सल्फेट के एरोसोल्स हैं वहाँ पे वो कूलिंग का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारा SO2 एरोसोल से वो कूलिंग का काम करता है, हिस्टोरिकल कूलिंग के, तो बहुत ज़्यादा एरिया सरफेस को। दूसरा चीज़ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं तो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो सोलर रेडिएशन भी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, उसके कारण भी कूलिंग हो जाता है। तो ऐसा सब देखा गया कूलिंग इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेट्रोमॉर्फिक रॉक्स। हेट्रोमॉर्फिक रॉक्स पे क्वेश्चन है कि हेट्रोमॉर्फिक रॉक्स है, उनके पास क्या होता है। हेट्रोमॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं उनके पास क्या होता है।
ठीक है। तो पूछा है कि सेम मिनरल कंपोजिशन होता है, सेम मैग्मा होता है कि डिफरेंट कंपोजिशन होता है, सिमिलर मैग्मा होता है कि डिफरेंट कंपोजिशन होता है, डिफरेंट मैग्माज होता है कि सेम मिनरल कंपोजिशन होता है, डिफरेंट मैग्माज होता है, ठीक है, कि डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन को ये बताता है। तो पहले समझना है कि हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये किस में होगा, ठीक है, कि सेम मिनरोलॉजी कंपोजिशन बट डिफरेंट मैग्मास की डिफरेंट कंडीशन में। तो इसके ऑप्शन क्या होगा 4, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है 4 कि मतलब कि फिर जबकि वन मैग्मा प्रोड्यूस डिफरेंट मिनरल्स असेंबलीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर टेम्परेचर एंड कूलिंग हिस्ट्री, कि सेम मिनरोलॉजी है बट कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिज्म एम्फेसाइज करता है केमिकल कंपोजिशन इज नॉट द ओनली फैक्टर इन रॉक नेमिंग, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन आर इक्वली डिसिसिव, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक टेक्सचर क्रिस्टलाइजेशन काइनेटिक्स को, तो ये आप देखना, इस पर हमने क्लास भी ले रखा। नेक्स्ट हमारा क्रिस्टलाइन नेचर पे कि एक रॉक कंपोज इंटायरली ऑफ क्रिस्टल इज सेड टू बी, जब एक रॉक है जो कि पूरा क्रिस्टल का बना है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, इज सेड टू बी, उसको क्या कहेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाइपर क्रिस्टलाइन बोलेंगे कि माइक्रो क्रिस्टलाइन बोलेंगे कि होलो क्रिस्टलाइन बोलेंगे कि होलो हाईलाइन बोलेंगे, ठीक है। लिखा है कि पूरी तरह से क्रिस्टल का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर पता है क्या, सोचो भाई, तो इसका सही आंसर 3, ठीक है, होलो क्रिस्टलाइन, ऑप्शन 3 होलो क्रिस्टलाइन, ठीक है, 100%, ठीक है, क्रिस्टल। तो वो कब बनेगा, हमने ये पढ़ा था बहुत पहले भी रॉक्स वाले चैप्टर में, जो स्लो कूलिंग होगा प्लूटोनिक रॉक्स होता है उसमें 100% क्रिस्टल बोलता है। हाइपर क्रिस्टलाइन हो गया मिक्सड क्रिस्टल और ग्लास है, हाँ, मतलब कि थोड़े फास्ट कूलिंग होगा। होलो हाइलाइन मतलब 100% ग्लास, रैपिड क्वेंचिंग, तुरंत से कूलिंग होगा, ऑब्सिडियन बनते हैं उसमें। फिर माइक्रो क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल विजिबल होंगे सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे होलो क्रिस्टलाइन रॉक्स होते हैं जैसे ग्रेनाइट, उसमें पूरा दिखता है ना, ठीक है, इंडिकेट प्लूटोनिक ओरिजिन, मैग्मा दैट कूल्स स्लोली डीप विद इन द अर्थ, ठीक है, इसीलिए जो माइंस होते हैं ग्रेनाइट के थोड़े डीप होते हैं, ठीक है। जब पारफेरिटिक 2 स्टेज ऑफ कूलिंग होता है, ग्लासी इंस्टेंट क्वेंचिंग और अल्फेनेटिक और पैनेरिटिक, ये सब पढ़े थे, ग्रेन साइज विजिबिलिटी, ये सब हमने रिवाइज करना है आपको, ये सब हमने रॉक्स वाले चैप्टर में किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सोलर सेल वोल्टेज पे कि एक सिलिकॉन सोलर सेल है, हैज़ द माइनॉरिटी कैरियर सेचुरेशन करंट, ठीक है, 1660 का है, ठीक है। दूसरा है सोलर रेडिएशन इंड्यूस्ड करंट क्या है 600, इफ़ द एम्बियंट टेम्परेचर इज 27 डिग्री बात किया गया। तो व्हाट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल, इसमें पूछा है कि सोलर सेल का ओपन वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा माइनॉरिटी करंट कैरियर सेचुरेशन करंट है तो वो हमारा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो डिटेल सोल्यूशन है वही मैं कर देता हूँ यहाँ पे, दिखाई वो मैंने बनाया था। तो इसमें जो फार्मूला मेनली यूज करते हैं जो कि ओपन सर्किट का जो वोल्टेज होता है इक्वल्स टू, ठीक है, K/T/Q, ठीक है, ठीक है, log n, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1/L/1/I0, ठीक है, IL, ठीक है। जो पहले हम करंट का रेशियो निकालते हैं इसमें से, ठीक है, सबसे पहले हम करंट का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद सैचुरेशन करंट का निकालेंगे और रेडिएशन जो इंड्यूस्ड करंट है। तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट बाई रेडिएशन इंड्यूस्ड करंट बाई सैचुरेशन इंड्यूस्ड करंट को करेंगे, पहले दोनों के सेम यूनिट में कर लेंगे, तो यहाँ पे सेम यूनिट में कर दिए, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में कर लेंगे, ये सब ऐसे सब कैलकुलेशन में, तो 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम रेशियो पहले निकालेंगे स्टेप 1, ठीक है, तो इनका रेशियो निकालेंगे दोनों का, जो हमारा सोलर रेडिएशन इंड्यूस करंट है और सैचुरेशन करंट है, तो आ जाएगा 10⁻10, ठीक है। अब हम कंप्यूट करेंगे अपना वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.380649 इंटू 10⁻23, ठीक है, 10⁻23 इंटू 300, ठीक है। और ये जो हमारा कांस्टेंट है जो K, ठीक है, वो दिया रहता है, ठीक है, वो हमें याद करके जाना पड़ेगा या फिर एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। और इंटू T है तो टेम्परेचर अपना 300 केल्विन है, डिवाइड बाई Q है तो वो ये भी
कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे हमारा कितना आएगा 0.0259 वोल्ट, ठीक है। अब हमको करना है ओपन सर्किट वोल्टेज का कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम आ जाएगा 0.025 n इंटू लॉग 1 + 10⁻10। सिंस जो 10/10 है वो बहुत ज़्यादा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले, ठीक है। पहले इसी को हम कैलकुलेट कर लें लॉग वाले हिस्से को, तो कैलकुलेट करेंगे तो 10 log 10 आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10, और उसके बाद जो इसका वैल्यू 10 आ गया इस वाले हिस्से का, ठीक है। इस वाले हिस्से का पूरा 10 आ गया। अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा लगभग अपना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 10 × 2 = 2.30258 में, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा 23.02585। तो अब यहाँ पे हम जो निकालेंगे हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, तो उसको 0.0259 जो हमारे यहाँ था इंटू 23.02585, तो ये लगभग आ जाएगा 0.596 वोल्ट। तो जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा 0.6 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट तरीका भी है इसका कि जो 10 जो एक्स इंक्रीज होता है रेशियो में, ठीक है, वो इंक्रीज करता है ओपन सर्किट वोल्टेज में जब रूम टेम्परेचर पर रहेगा 0.06 वोल्ट। तो यहाँ पर 10:10 आया, जो रेशियो आया ना करंट रेशियो, ठीक है, दैट इज़ अ 10 डिकेड्स, 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ। तो हमारा सीधे मल्टीप्लाई कर देना है 0.06 वोल्टेज में 10 से, तो ये 0.6 वोल्ट। तो ये भी शॉर्टकट है, अगर आप इस तरह भी चाहो तो इस तरह, मतलब आसानी सिंपल से आते हैं तो शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, और सिंपल नहीं आता है तो फिर ये लॉन्ग तरीका करना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे हमने क्या किया, पे लॉग सॉल्व किया, ठीक है, 10 log 10, तो यहाँ पे 10 × 10 2.302585। जरूरी नहीं है इतना लंबा आप लिखो, 2.30 तक भी लिखो तो चल जाएगा काम। तो ये लगभग आ जाएगा, तो ये 0.06। और ये सबसे आसान तरीका है कि 10 इंक्रीज जितना होता है 10x जो इंक्रीज होता है रेशियो में, ठीक है, वो इंक्रीज करता है जो ओपन सर्किट वोल्टेज है बाय अबाउट 0.06 वोल्ट। तो यहाँ पर 10⁻10 है, तो ये 10x इंक्रीज है, 10 डिकेड्स, ठीक है, 10 फोल्ड इंक्रीज हुआ ना, तो 10 फोल्ड कहती इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मिल जाएगा 0.6 वोल्ट। तो ये आसान सा तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट सोलर कंसनट्रेटर्स पे, कि सोलर कंसनट्रेटर्स पे सवाल है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग सोलर कलेक्टर्स हैज द हाईएस्ट कंसनट्रेशन रेशियो। ये किसका कंसनट्रेशन रेशियो सबसे ज़्यादा है। कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स पे, कि सिलेंड्रिकल पैराबोलिक कलेक्टर्स पे, कि जो फ्रेस्नल लेंस कलेक्टर्स होते हैं उसका, ठीक है, कि पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर्स पे, ठीक है। तो इसको हम लोग को देखना है। तो पैराबोलिक जो डिस्क कंसनट्रेटर होता है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा पैराबोलिक जो सिलेंड्रिकल होता है उसका शेप तो सिलेंडर की तरह होता है। जो पैराबोलाइट डिस्क कलेक्टर होता है वो तो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे एंटीना टाइप बना होता है, ठीक है। और फ्रेशर लेंस तो थोड़ा अलग होता है, ठीक है, लीनियर होता है, ओके, ऐसे ऐसे बने रहता है, बीच में एक होता है जिससे रिफ्लेक्ट होकर आता है। और कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर्स होते हैं, तो वो पैराबोलिक होते हैं जो कि कंपाउंडेड होकर एक जगह पे आता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें से हाईएस्ट कंसंट्रेशन रेशियो है किसका, ठीक है, मतलब मेनली पूछा है कि एफिशिएंसी का रैंकिंग ही पूछा है, बेसिक्स अगर बहुत ही आसान भाषा में समझे तो इसका सही आंसर क्या है, पैराबोलॉइड डिस्क कलेक्टर, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट फोकसिंग करता है, ठीक है, वो CR जो वैल्यू है उसको वो जा सकता है 1000 से 10,000 तक। सिलेंड्रिकल पैराबोलिक होता है वो लाइन फोकसिंग होता है, ठीक है, उसका 10 to 100 होता है। पॉइंट फोकस फंडामेंटली सुपीरियर फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि एकदम एक जगह पॉइंट होके आएगा, तो वो तो जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से आया एकदम सब जगह पॉइंट होके की, तो ये ज़्यादा करेगा ना, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि सोलर कंसनट्रेटर्स होते हैं कैसे वर्क करते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि रिफ्लेक्टर्स होते हैं, इसमें से रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट कराना है वहाँ पे, सपोज इस पर कराना है तो इस पर हम रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये पैराबोलिक डिस्क कंसनट्रेटर होता है, ठीक है, ओके, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, हायर कंसनट्रेशन रेशियो होता है। फिर पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर होता है, तो इसका तो कम होता है क्योंकि ये पूरे इतने एरिया को कर रहा है। फिर लीनियर फ्रेस्नल रिफ्लेक्टर होते हैं कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से बाउंस बैक होंगे, तो इसे भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता है।
फिर सोलर पावर जो सेंट्रल रिसीवर सोलर पावर टावर, ठीक है, यहाँ पे आया और सब पे रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ भी ज़्यादा नहीं जाता टेम्परेचर, ठीक है, 500 टू 1200 डिग्री। सबसे ज़्यादा क्या होगा, पैराबोलिक डिस्क कंसनट्रेटर्स में, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा अचीव हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कंसनट्रेशन रेशियो है उसका फार्मूला होता है, ठीक है, कि जो अपर्चर है मतलब अपर्चर एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, एरिया रिसीविंग सनलाइट, ठीक है, ठीक है, एरिया कलेक्टिंग सनलाइट डिवाइडेड बाई एरिया रिसीविंग सनलाइट, तो उससे हमारा कंसनट्रेशन रेशियो हो जाता है। जो हायर CR होगा, जितना कंसनट्रेशन रेशियो, हायर टेम्परेचर होगा और हायर एफिशिएंसी होगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा फिजन न्यूट्रॉन से क्वेश्चन है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड होते हैं फिजन ऑफ 235 यूरेनियम हैव एन एवरेज एनर्जी ऑफ अबाउट, जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम फिजन करते हैं, मतलब फिजन मतलब टूटते हैं, तो उसको तोड़ते हैं तो 235 न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, तो उनकी एवरेज एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, मतलब ये तो पता है तो आता है, तो इसके सही आंसर क्या है 2.0, ठीक है, MeV, ठीक है, 2.0 MeV होता है, ठीक है, कि इतना ही होगा। जो हमारा एवरेज में एनर्जी होता है वो 2.0 के आसपास होता है, ठीक है। ये बॉर्न होते हैं फास्ट, ठीक है, बॉर्न फास्ट ड्यूरिंग फिजन, एनर्जी स्पेक्ट्रम पीक साइड अबाउट 0.7 है, बट द एवरेज मीन एनर्जी इज क्लोज टू 2.0, ठीक है। तो ये जो थर्मल रिएक्टर्स होते हैं उसमें 2.0 MeV न्यूट्रॉन्स मस्ट बी स्लो डाउन टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, यूजिंग मॉडरेटर लाइक वाटर या फिर ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाइड्रो पावर फिजिक्स पे, कि एक स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर वाटर जनरेट पावर इफ द फ्लो ऑफ वाटर कितना है 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ स्टेशन कैन जनरेट, एज्यूम एफिशिएंसी ऑफ पावर स्टेशन टू बी 0.6, की एफिशिएंसी कितना है 0.6 दिया हुआ है, ठीक है, और हमारा स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड है, हमें निकालना मैक्सिमम पावर, ठीक है, फ्लो क्या वाटर का 10 मीटर क्यूब है, और कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवर जनरेट पावर, तो ये काइनेटिक एनर्जी बेस्ड है, तो इसमें हमें पूछा है कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो काइनेटिक पावर अवेलेबल है फ्लोइंग वाटर में वो होता है P = 1/2, ठीक है, QV², ठीक है। तो अब इसमें जो वैल्यूज हैं उसको रखेंगे, ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये अपना रो, ठीक है, QV² हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो कितना दिया हुआ है वाटर का, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना दिया हुआ है कि 10 मीटर क्यूब है ना, हाँ, ठीक है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, ये पर सेकेंड है, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और वाटर का स्पीड कितना है, जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इफ़िशियंसी कितना दिया है, ये इफ़िशियंसी का है, इफ़िशियंसी कितना दिया हुआ है 0.6, ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो मास फ्लो रेट है वो निकाल लें, तो लगभग मान के चलो कि वाटर की डेंसिटी होती है लगभग 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये एज्यूम कर लो, क्या ये पता होना चाहिए 1000 मीटर क्यूब, डिफ़ॉल्ट ये यूज करेंगे अगर नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट की क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट M = हो जाएगा हमारा जो वाटर डेंसिटी है इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट PQ, ये तो हमारा कितना आ जाएगा 1000 × 10 है ना, हाँ 10, ये जाएगा 10,000, ठीक है, किलोग्राम पर सेकेंड, एक कम है, चलो 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड, ये आ गया हमारा यहाँ पर वैल्यू। किसका आया हमारा वैल्यू, किसका आया, तो M का आया। M क्या है हमारा इसमें, तो मास फ्लो रेट है, ठीक है। जो अभी मैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड पूछा ना वाटर, तो काइनेटिक एनर्जी का हम निकाल लें तो वो आ जाएगा 1/2 MV² आ जाएगा ना, ये तो हम सॉल्व कर लिए ना, इसी को तो जगह M आया ना, इसकी वैल्यू कितना है
तो 1/2 इंटू 10,000 आया वैल्यू, इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 45,000 वाट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या 45 किलो वाट। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 45 किलो वाट हो गया। अब इफ़िशियंसी के साथ लगा लेंगे, इफ़िशियंसी के साथ सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आगे बच गया ये। ठीक है, और डायरेक्ट भी आप फॉर्मूले लिख सकते हो, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के इसलिए लिख रहा हूँ थोड़ा कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो इफ़िशियंसी इंटू तुम्हारा जो हमारा क्या बोलते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है तो वो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जो पी इन है। ठीक है, तो वो कितना है, इफ़िशियंसी हमारी कितनी है, इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। इफ़िशियंसी हमारी कितनी है 0.6 है, और ये कितना 45 किलो वाट है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27 किलो वाट। इसमें आंसर है, हाँ है 2 से, ये 27 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हाइट ऑफ आवर फिजिक्स, तो इस तरह के आते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बेस पे आप सब कर लोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो वही चीज़, हाँ वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं खास, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है इसमें खासकर, ये आता है इसे क्वेश्चन कि सबसे पहले क्या होता है, रिजर्वायर होता है, उसका इनटेक होगा। ठीक है, फिर पेन स्टॉक होता है, ये अपना पेन स्टॉक होता है जो पाइप, ठीक है, फ्लोज डाउन थ्रू ए पाइप जो पेन स्टॉक बोलते हैं। फिर अपना चौथा टरबाइन में जाता है। ठीक है, टरबाइन से फिर पांचवा जनरेटर में प्रोड्यूस होता है, फिर जनरेटर से ट्रांसफार्मर में जाता है, ट्रांसफार्मर से पावर, ठीक है, ट्रांसमिशन में जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्यूजन क्रॉस सेक्शन से कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन फॉर dt। ठीक है, dt फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, 2H + 3H इज रीच्ड एट न्यूक्लियस एनर्जीज ऑफ। ठीक है, इसमें पूछा है कि हमारा जो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन है dt, ठीक है, जो हमारा dt फ्यूजन है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम, ठीक है, कब जाता है, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन फॉर dt फ्यूजन रिएक्शन इज रीच्ड एट न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ, न्यूक्लियस एनर्जी कितना रहेगा कि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन dt फ्यूजन का पहुंच जाएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, सी वाटर और ब्रीडिंग का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 100। ठीक है, ठीक है 100, इसका होगा 100। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन क्या करता है, मेजर करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग अकरिंग फॉर, जो dt फ्यूजन है हमारा, फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर ड्यूटेरियम टाइटेनियम जो ब्रीडिंग होती है उसमें फ्यूजन होता है, दिस पीक्स नियर 100, ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट एंड द गमाओ बैरियर पेनेट्रेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो 70.6, ठीक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इज द एनर्जी रिलीज पर रिएक्शन है, नॉट द इनपुट एनर्जी नीडेड फॉर पीक प्रोबेबिलिटी। ओके, टी फ्यूजन जो होता है प्राइमरी टारगेट फॉर मॉडर्न फ्यूजन रिएक्शन है, जैसे कि ITR टाइप के रिएक्शन रिएक्टर्स जो होते हैं, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट क्रॉस सेक्शन एट लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा ड्यूटेरियम ट्राइटियम जो फ्यूजन रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि एनर्जी अपना रिलीज होता है जब रिएक्ट होता है। ठीक है, तो जो हमारा टोटल जो एनर्जी होता है वो 70.6 का होता है, लेकिन ठीक है यहाँ पे पूछा हमारे क्या क्रॉस सेक्शन की पिक कहाँ पे करेगा। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन कि क्रॉस सेक्शन जहाँ पे, ठीक है, ठीक है, रीच्ड एट मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन फॉर dt फ्यूजन रिएक्शन इज रीच्ड एट न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ, कितना न्यूक्लियस एनर्जी रहेगा कि ये मैक्सिमम अपना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उसको होगा 100। ठीक है, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, और ये क्या है कि एनर्जी रिलीज होता है हर रिएक्शन में। ठीक है, ये इनपुट एनर्जी नहीं है, ये आउटपुट एनर्जी है। ओके, तो इसलिए कई बार कंफ्यूज आता है आदमी, देखो एनर्जी रिलीज है और पूछा क्या है एनर्जी चाहिए कितना। ठीक है, तो जो इनिशियल एनर्जी है ना रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है,
ITR जो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्यूजन वाले। कोई नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स द एनुअल लिमिट ऑफ PM10 एंड PM2.5 इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज कितने हैं, ठीक है। उसका सही आंसर क्या है, 60 एंड 40, ठीक है, 60 और 40, ओके। तो CBCB ने रिवाइज किया था स्टैंडर्ड को 2009 में, उसके बाद PM10 का हो गया कैप कर दिया 60 पे और PM2.5 का 40 में, सारे जगह इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल सेंसिटिव हो चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो, ठीक है, सब जगह सेम ही रहेगा, ठीक है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो भाई उस AQI जो बनता है हमारे 10 पॉल्यूटेंट्स पे बनता है, PM10 2.5 नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद SO2, उसके बाद मोनोऑक्साइड होता है। इसमें ध्यान रखना क्या नहीं है, CO2 नहीं है, ठीक है, कई बार गलत कर लेते हैं लोग, CO2 इसमें नहीं है। ओजोन हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, अमोनिया, लेड हो गया, ठीक है। और 6 बैंड में होता है, गुड टू सिवियर, ठीक है। और 2.5 को हेविली वेटेड रहता है बिकॉज क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है। और एसिड रेन का तो हमें पता ही है क्यों होता है, जो NOx रिलीज होते हैं फिर नाइट्रोजन एटमोसफेयर में जाते हैं, वाटर वेपर में, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, रेन के बारिश के साथ वो सभी नीचे आ जाते हैं। ये है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये गवर्नमेंट के जो CPCB है वहाँ से लिया हूँ। तो यहीं से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, जो मेजरमेंट आप देखोगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट भी आता है कई बार, तो आप, ठीक है, तो यहीं से आता है, वो सवाल भी यहीं से बनते हैं। जो हमारे क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल जो लिमिट कंसंट्रेशन की बात की, वो भी सवाल यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये लिया हुआ जैसे कि सबका दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल या कंसंट्रेशन एम्बिएंट एयर में कितना रहना चाहिए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कितना रहना चाहिए एनुअल। तो मोस्टली 12 आवर्स 24 आवर्स तो नहीं पूछते हैं, एनुअल ही पूछते हैं, तो आप देख के जाना, ठीक है। इसमें सबका देख लेना, ओजोन का है, लेड का है पर्टिकुलर। और इसके लिए मेजरमेंट का मेथड क्या क्या, अल्ट्रा वायलेट फ्लोरेसेंस है। तो ये जो भी मेथड है, जैसे कि आप ग्रेविमेट्रिक है, टोएम है, बेटा एटेनुएशन है, EV फोटोमेट्रिक है, और AS है ना, लेड के लिए। और यही सी चीज़ को बस देख के जाना, और इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेना, जो मेजरमेंट जो भी है, जैसे केमिलोल्यूमिनेंस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, गैस क्रोमेटोग्राफी है, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, HPLC है, तो AS है, ठीक है। तो ये देख के जाना, सिर्फ इतना, तो इतना से बहुत चांसेस है कि हो जाएगा काम अपना, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो पूछ लिए पूछेंगे वो कुछ नया ही केमिकल पूछेंगे इसमें से लिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री टेम्परेचर जो हमारा NO2 कंसनट्रेशन है ऑफ 80 पार्ट्स पर बिलियन इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो वो किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से है कि उसका फॉर्मूला होता है कि PPB पार्ट्स पर बिलियन इंटू मॉलिकुलर वेट और डिवाइडेड बाई होता है 24.45 या 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 24.45 या 5 भी लिख सकते हैं, जो हमारा क्या बोलते हैं 24.45 लीटर पर मोल, जो हमारा मोलर वॉल्यूम है उसके हिसाब से लिख सकते हैं, जो जैसे 25 डिग्री पे जो डिफाइंड है, ठीक है। ये टेम्परेचर के चेंज होने के हिसाब से ये मोलर वॉल्यूम भी चेंज होता है, जैसे 0 डिग्री पे 22.44, ठीक है, लीटर पर मोल होता है, लेकिन 25 डिग्री पे है तो 24.45, ठीक है, लीटर पर मोल होता है। बस इसमें जो भी आप वैल्यू रख दो और फिर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि 80 है और मॉलिकुलर वेट रख दो, ठीक है। तो सिंपल सा कर लो, 80 मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा NO2 का, तो नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 2 हो गया, 2 है ना, तो ये हो गया टोटल 46 ग्राम पर मोल हो गया, और इंटू 24.45 कर लो। ये लगभग सॉल्व करने पे आएगा 150 पॉइंट, कहाँ गया, हाँ 150.4, ठीक है, म्यूग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। तो ये कौन सा है, यही है ना, हाँ, तो D ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा इसको फॉर्मूला में पुट करना और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिया है। तो वही गैस लॉज की बात है कि STP वर्सेस NTP, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो डिफाइंड होता है 0 डिग्री पे, ठीक है, और 273 केल्विन पे, 1 मतलब वही हो गया, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वहाँ पे मोलर वैल्यू 22.4 लीटर पर मोल होता है। बट यहाँ पे हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लिया है,
तो वो क्या है 25 डिग्री पर डिफाइंड होता है, जो कि हमसे पूछा था 24.45 मिलियन। वही पूछता है स्टैंडर्ड पे, तो उसके जो डिवाइड हमसे जो किए, ठीक है, उसमें डिनोमिनेटर जो हम लिखे 22.4 लीटर पर मोल से करते हैं। अब फोटो केमिकल स्मोक की है, तो वही यूवी रेडिएशन होता है, सनलाइट से स्प्लिट करता है, ठीक है, अपना NO2 को नाइट्रिक ऑक्साइड में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। ये जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बना लेता है, ठीक है, और ये फिर रिएक्ट करते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और फिर वो पैन बनता है जो कि एक आई इरिटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है, इन डेसिबल में बताना है, एसोसिएटेड विथ रूट मीन स्क्वायर प्रेशर ऑफ 100 पास्कल, ठीक है। तो जो ह्यूमन हियरिंग है, ठीक है, वो स्पैन करता है मतलब बहुत ज़्यादा रेंज है कि हम सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है वो थ्रेशोल्ड के हिसाब से होता है, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड के हिसाब से होता है कि मतलब सबसे बेस्ट साउंड ह्यूमन बींग्स किस रेंज पे सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें किस में बताना है, डेसिबल में बताना है ना। तो जो साउंड प्रेशर लेवल बताना है, ठीक है, और 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है, कि साउंड प्रेशर लेवल का 20 × log 10, ठीक है, जो हमारा P बाई जो मेजर्ड प्रेशर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, P0, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 × log 10 इंटू कितना है 100 दिया ना, 100 डिवाइडेड बाई 0.00002 ये होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है रेफरेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये लगभग आ जाएगा 20 × ओके 6 पॉइंट, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6.698, ठीक है, 69897, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा लगभग 134 डेसिबल, ठीक है, 134 डेसिबल आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक फार्मूला होता है वो आगे भी स्लाइड में दिया है, तो 134 डेसिबल, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ठीक है, रेफरेंस के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेशर इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस प्रेशर, और जो मेजर्ड प्रेशर है तो वो हो गया, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि L10 है तो साउंड लेवल एक्सीड बाई 10% ऑफ द मेजरमेंट टाइम रिप्रेजेंट पिक नॉइज इवेंट। L90 साउंड लेवल एक्सीड 90% ऑफ द टाइम, ठीक है, सर्व्स एज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एम्बिएंट बैकग्राउंड नॉइज। LEQ में इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस साउंड लेवल, द स्टेडी साउंड रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएटिंग नॉइज। ये साउंड प्रेशर क्या हो गया कि व्हाट माइक्रोफोन्स एंड ईयर्स डिटेक्ट साउंड प्रेशर, इट इज स्केलर क्वांटिटी इंडिकेटिंग लोकल प्रेशर वेरिएशन। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है, एकॉस्टिक पावर पर यूनिट एरिया इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये वेक्टर होता है, ठीक है, गवर्न बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीनिंग इंटेंसिटी ड्रॉप करेगा ड्रामेटिकली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेज, ठीक है, कि जितना आप दूर जाओगे साउंड सोर्स से उतना आपको, जैसे कि डीजे वाला एकदम बूम बूम म्यूजिक, तो उतना आपको कान में चुभेगा, जितना दूर से जाते जाओगे उसकी इंटेंसिटी उतनी घटती जाएगी, ठीक है, जितना नज़दीक आओगे और वो बढ़ती जाएगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। मतलब अचानक से जितना जैसे कि 1 मीटर गए तो 1 मीटर से 2 मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी घटेगी, ठीक है। तो ये हमारा है, देखिए जो SPL है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या है, वो उसको मानते हैं 0, विस्पर को क्या मानते हैं, ठीक है, 1 मीटर से 20 to 30, क्वाइट लाइब्रेरी 30 to 40, नॉर्मल कन्वर्सेशन 1 मीटर के डिस्टेंस पर 60 to 70, विजिट ट्रैफिक रोड्स पे 70 to 85, लाउड म्यूजिक कंसर्ट 100 to 110, जेट टेक ऑफ, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस पे 120 to 140, और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन अभी 120 से ऊपर जाएगा तो भाई दर्द शुरू हो जाएगा, और जेट टेक ऑफ पे भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो ये साउंड पे भी हमने शायद एक लेक्चर लिया है पास्ट में, तो आप उसको देखना, ठीक है, पूरे डिटेल में इसके कि कैसे क्या होता है, कैसे लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये साउंड प्रेशर लेवल का फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से निकालते हैं हम, ओके। चलते हैं नेक्स्ट है कि इन ए वेटिंग नेटवर्क यूज्ड इन नॉइज मेजरमेंट साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी रिक्वायर द लीस्ट करेक्शन, तो कौन सा फ्रीक्वेंसी का साउंड है जिसको सबसे कम करेक्शन चाहिए, ठीक है,
ए वेटिंग नेटवर्क, तो जो हमारा ए वेटिंग नेटवर्क जो होता है ना मिमिक करता है, ठीक है, किसको, तो सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ ह्यूमन ईयर को, ठीक है, जो फिल्टर आउटलुक फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर आउट कर देते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो इसमें जो 100 हर्ट्ज है, ठीक है, तो ये हमारा इसमें सबसे कम करेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, सबसे कम, क्योंकि जो 100 है, ठीक है, वो मतलब मान के चलो कि वो ह्यूमन ईयर के ऑलमोस्ट लेवल का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें कम करेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे सही आंसर क्या है, 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये मेनली जो कर्व होता है ABCD का, कि ए वेटिंग नेटवर्क मिमिक्स द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ ह्यूमन ईयर हेवीली फिल्टरिंग आउट लो फ्रीक्वेंसी। जो 1000 हर्ट्ज का बेस लाइन होता है वो करेक्शन फैक्टर एग्जैक्टली वहाँ पे 0 डेसिबल का होता है। लो फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो हेवीली पेनलाइज होते हैं, ठीक है। So because there is zero correction applied at 100 Hz, it is standard reference frequency used for calibrating sound level meters globally। कि इसी को लेके उसके हिसाब से हम वेटिंग को ABC जो भी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि वो ह्यूमन ईयर को ज़्यादा बेटर लगे, ठीक है। C एंड जो Z वेटिंग है डिफरेंट, C वेटिंग फ्लैटर देन A वेटिंग अलाउज मोर लो फ्रीक्वेंसी नॉइज थ्रू यूज फॉर असेसिंग पीक मेजरमेंट ऑफ लाउड एक्सप्लोसिव नॉइजेज और हेवी मशीनरी, ठीक है। जे वेटिंग जो है 0 वेटिंग है, ठीक है, रिप्रेजेंट ए कम्प्लीटली फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रॉम 10,000 हर्ट्ज टू 20 kHz विदाउट एनी एटेन्यूएशन। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल्स कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, ठीक है। कंटिन्यूसली अगर एक्सपोजर है 85 डेसिबल से तो आपके माइक्रोस्कोपिक जो हेयर सेल्स हैं, ठीक है, जो कोसिलिया में होता है कान के अंदर, उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। हियरिंग डैमेज टिपिकली मैनिफेस्ट फर्स्ट एज ए नोटिसेबल डीप इन सेंसिटिविटी, ठीक है, अराउंड 4000 हर्ट्ज मार्क बिफोर अफेक्टिंग द अदर फ्रिक्वेंसी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, क्या है, एक्टिनोमाइसेट, ठीक है, एक्टिनोमाइसेट नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एक्टिनोमाइसेट है एसोसिएटेड विथ हायर प्लांट इज, ठीक है, जो हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सी जो एक्टिनोमाइसेट है, हाँ एक्टिनोमाइसेट है, वो एसोसिएटेड है हायर विथ हायर प्लांट इज, तो इसमें से कौन सा है, ठीक है, तो इसमें सही आंसर है फ्रैंकिया, ठीक है, क्योंकि ये होता है, ये ओडी या फिर नॉन लेगुमिनस प्लांट होता है, उसके साथ सिम्बायोसिस बनाता है रूट्स में उनके, और उनके साथ ये रहता है, ठीक है, और ये एक तरह का, ठीक है, फ्रैंकिया जो है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जिसको कि जो कि क्लासीफाई किया गया एक्टिनोमाइसेट्स के रूप में, ओके। ये सिम्बायोसिस में रहता है, जो बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे कैजुरियना ट्री है या एल्डर ट्रीज है, उनके साथ ये रहता है, ठीक है। तो वो है बात फ्रैंकिया की, ठीक है, तो फ्रैंकिया हो गया, ठीक है। तो अपना राइजोबियम के साथ सिम्बायोसिस होता है, ठीक है, राइजोबियम से जैसे, ठीक है, राइजोबिया क्या है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसके साथ होते हैं, ठीक है। और रिलाई किस पे करते हैं, लेगोमोग्लोबिन, ठीक है, विद इन द प्लांट नोड्यूल टू बाइंड ऑक्सीजन, ठीक है, उनके चीज़ों के लिए। और जो फ्री लिविंग फिक्सर होते हैं जैसे एजोक्टोबैक्टर है, तो वो किसी के साथ नहीं रहता है, वो भाई फ्रीली है, ठीक है, वो फिक्स करते हैं। फिर साइनोबैक्टीरिया वो भी फ्री रहते हैं, मस्त। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, माइक्रोब्स है और एसोसिएटेड प्लांट्स है, ठीक है। तो उसमें एक ग्रुप होता है राइजोबियम ग्रुप में, जैसे राइजोबियम हो गया है, ठीक है, सिनोराइजोबियम हो गया, ये सब हो गया, तो ये अलग अलग चीज़ों के साथ होते हैं। फिर है एक्टिनोमाइसेट्स होते हैं, सिम्बायोसिस, ठीक है, तो ये फ्रैंकिया हो गया, उसमें माइक्रोब है जो कि एलोनस ठीक है, हिपोफे, ठीक है, ये सब प्लांट्स के साथ होता है। फिर है हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, जैसे कैजेक्टोबैक्टर हो गए, क्लोस्ट्रीडियम हो गए, ठीक है, तो ये सब होते हैं सॉइल में या वाटर लॉक कंडीशन में। फिर होते हैं एसोसिएटिव या इंडोफैटिक नाइट्रोजन फिक्सेसर, ठीक है, जैसे कि एजोरोस्पेरेलम होते हैं या फिर हर्बस स्पेरेलम होते हैं, तो ये सब होते हैं। फिर है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, जैसे एनाबेना हो गए, नॉस्टोक हो गए, ठीक है, एलोसिरिया हो गए, तो ये सब होता है। एलोसिरिया राइस फील्ड में होता है, एनाबेना पैडी फील्ड में होता है, नॉस्टोक होता है सॉइल एनरिचमेंट में होता है, ठीक है, टॉलीपॉर्थ्रिक्स होता है वेट सॉइल में होता है, ओके। जैसे साइनोबैक्टीरिया में ना, ठीक है, हैव हेट्रोसिस्ट होते हैं, जो कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट फॉर नाइट्रोजनस एक्टिविटीज़, तो ये सब का है। तो इस तरह के ये डिवीज़न है कि कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं,
ठीक है। कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं, तो वो है पीज है, ग्राम है, लेंटिल है, ग्राउंड नट्स है, क्लोवर है, अल्फा अल्फा है, तो ये सब है। फिर पौधे में आ गया तो कैसुरीना है, एलनस है, अमेरिका है, ठीक है, हिपोफेई है, तो ये सब होते हैं। ठीक है, तो डन डन विद द 25 क्वेश्चंस। और ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि डोंट वांट टू कीप दिस टू लॉन्ग, लाइक कि छोटे छोटे ही लेक्चर 1-1.5 घंटे का रखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसको आप देखें, अगर आपको इसमें जो भी चीज़ सही लगे आप बताओ, कुछ गलत है तो वो भी बताओ कमेंट में। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो भाई, थोड़ा सा हेल्प करो इस सब चीज़ों में। ठीक है, और भी कुछ रिक्वेस्ट है तो आप बताओ, या फिर कोई टॉपिक है जिस पर हम लेक्चर ले लें तो वो बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।